Hello everyone. So from today I will start my plans as I have discussed uh, yesterday that I have divided the NET syllabus in several modules and we start with one module. तो आज से हम अपना पहला मॉड्यूल क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम मॉड्यूल 4 डिस्कस करेंगे जिसमें टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, वेरिएशनल प्रिंसिपल एंड WKB approximation. So let's start and enjoy. Okay, so the first topic we are going to start is time independent perturbation theory. So हमें पता है कि हम श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करते हैं. Our Schrodinger equation is SI is equal to E psi, time independent perturbation theory, but time independent Schrodinger equation. If we are using time dependent, then energy is also in the operator form. So अगर हमें पता है कि हमारा h है माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m del 2 plus v acting on psi gives us E psi. If we are in one dimension, then delta square is d2 over dx square. परटर्बेशन का मतलब है कि हम यहाँ पर हमें कोई पोटेंशियल देगा, हम पोटेंशियल पुट करेंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हमारे एनर्जीज मिलते हैं और हमें हमारा वेव फंक्शन साइन मिलता है. फॉर एन एग्जांपल हमने डिस्कस किया है इनफिनिट पोटेंशियल वेल जब हमारी पोटेंशियल जीरो होती है. हमने डिस्कस किया है जब हमारी हार्मोनिक ऑसिलेटर जब हमारी पोटेंशियल है हाफ के एक्स स्क्वायर. हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन एटम जब हमारा पोटेंशियल है 1/r. सो अब हम उनको सोल्व नहीं करेंगे, अब हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है. सपोज हमारे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है फ्रॉम लेट्स से 0 to a. Inside the Vx is defined as 0 if x is from 0 to a and infinity otherwise. हम इस पोटेंशियल को यूज करके इक्वेशन 1 में इसको सोल्व करते हैं और निकालते हैं कि हमारी एनर्जी क्या होगी और हमारा वेव फंक्शन क्या होगा. और ये हमें पता है कि हमारी जो एनर्जी होती है वो n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2m a स्क्वायर और हमारी वेव फंक्शन साई लिखते हैं रूट अंडर 2/a साइन n पाई x बाई a. ये रिजल्ट्स हमें पता है अगर हमारे पास ये सिस्टम है तो. सपोज अब हमें किसी ने कहा कि ठीक है हमारे पास यही पोटेंशियल है v इज इक्वल टू 0, लेकिन हम हाफ ऑफ द पोटेंशियल को हमने एक ऊपर की तरफ उठाया है. इट मीन 0 से a/2 में हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट पोटेंशियल v0 लगाया है. तो क्या अब भी हमारी एनर्जी सेम रहेगी और हमारा पोटेंशियल हमारा वेव फंक्शन सेम रहेगा या ये चेंज करेगा? ऐसा भी कह सकते हैं एट द सेम टाइम कि अगर हमने हाफ ऑफ द पोटेंशियल को डीप किया है और हाफ को सेम रखा है 0 to a/2 हमने माइनस v0 लगाया है और रेस्ट में सेम रखा है, तो क्या अब भी हमारी एनर्जी सेम रहेगी और साइज चेंज करेंगे? ये भी कोई कह सकता है कि ठीक है आपके पास एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, सब कुछ पता है, हमको इसकी एनर्जी पता है, वेव फंक्शन पता है, अगर हमने इसके इस फ्लोर को एक एंगल थीटा से उठा दिया ऐसे, लेट्स से दिस इज आवर एंगल थीटा, तो क्या अब हमारी एनर्जी क्या होगी, हमारा वेव फंक्शन क्या होगा? इस तरह के क्रेजी चेंजेस को हम पढ़ेंगे टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी. द परटर्बेशन मींस हम अपने पोटेंशियल को एक स्मॉल चेंज कर रहे हैं, हम पर्टर्ब कर रहे हैं अपने पोटेंशियल को. हो सकता है हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है और उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, दैट इज हमने अपने पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर में एक परटर्बेशन टर्म जोड़ा जो लेट से एक्स के प्रोपोर्शनल है.
उस कंडीशन में हमारी एनर्जी क्या होगी, क्या से हमारी एनर्जी n प्लस हाफ h बार ओमेगा रहेगी या वो चेंज कर जाएगी। ये जो पोटेंशियल हमारा गॉसियन फंक्शन होता है e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट आर देयर, तो क्या वो चेंज हो जाएगी या सेम रहेगी। इन सभी डिस्कशन को, इन सभी प्रॉब्लम्स को हम इस मॉड्यूल में देखेंगे। So before going into the particular problem like harmonic oscillator or infinite potential well, I am going to develop a general conditions how to find these energies and these wave functions. In this video, I am only going to describe general physics. In the discussion session, I take some particular examples and then according to that, I will proceed. So जैसा कि हमने कहा कि जैसे हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन में हम पोटेंशियल लगते हैं और हम सॉल्व करते हैं, ऐसे यहाँ भी हमने कुछ अपना पोटेंशियल को अब जैसे ही हमने पर्टर्ब किया तो हमारा साई ऑब्वियसली चेंज करेगा, क्योंकि जब हमारे पास इनिशियली अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल हो, कोई भी पार्टिकल फ्रीली मूव करेगा 0 to a के बीच में। लेकिन अगर आपने यहाँ पर v नॉट का पोटेंशियल अप्लाई किया तो पार्टिकल पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, then psi is not going to be same as before. So जो जनरल हाइपोथेसिस है वो है कि अगर हमारा हैमिल्टोनियन H इज इक्वल टू H नॉट प्लस लैम्डा भी, H नॉट इज आवर अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन जो हमने लास्ट में लिया था, अनपर्टर्ब्ड हमने बिना पर्टर्बेशन लगाए, that is minus h cut square by 2m del 2 by del x square, v is equal to 0 and this small v is our small perturbation. v से कंफ्यूजन ना हो, इसे हम अगर vp भी यूज करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप vp यूज करो। लैम्डा यहाँ पर हमने रखा है एज ए कॉपलिंग कांस्टेंट। अगर हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, हमारे सारे रिजल्ट्स यूजुअली जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के हैं वो आ जाएंगे। ये है इस लैम्डा का काम, और लैम्डा यूजुअली 0 से 1 के बीच का होगा। इफ आई पुट लैम्डा इक्वल टू 0, इट मींस वी आर गोइंग टू गेट अ रिजल्ट एग्जैक्टली सेम एज इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल और हार्मोनिक ऑसिलेटर। व्हाटएवर प्रॉब्लम वी आर डिस्कसिंग, वी गेट द सेम रिजल्ट्स। तो जब हमारा हैमिल्टोनियन चेंज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी वेव फंक्शन भी चेंज होगी। सो हमारा साइन हम लोग लिख सकते हैं साइन 0 अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन प्लस लैम्डा साइन 1 फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन, सिमिलरली लैम्डा स्क्वायर साइन 2 सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली एनर्जी भी हमारी चेंज होगी। सो एनर्जी En इज इक्वल टू En 0 अनपर्टर्ब्ड एनर्जी प्लस लैम्डा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी प्लस लैम्डा स्क्वायर सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी प्लस डॉट डॉट। हमारे पास अब तीनों रिजल्ट्स हैं, हम जस्ट H साइन इज इक्वल टू En साइन पुट करके आगे बढ़ेंगे। सो हमने यहाँ H को लिखा H नॉट लैम्डा भी, साई इज इक्वल टू साइन 0 लैम्डा साइन 1, सिमिलरली n इक्वल टू n 0 लैम्डा n 0। हमने श्रोडिंगर इक्वेशन में इस तीनों को रखेंगे एंड बोथ द साइड्स हम लैम्डा के सेवरल पावर्स को कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर लैम्डा 0 मतलब जिसमें लैम्डा ना हो उसको अगर हम कंपेयर करें तो वी हैव H नॉट एक्टिंग ऑन साइन 0 इज इक्वल टू En 0 साइन 0। तो सर फर्स्ट इक्वेशन वी गेट इज नथिंग बट our Schrodinger equation without perturbation. H0 is unperturbed Hamiltonian, psi 0 is unperturbed wave function, En 0 is unperturbed energy, and psi 0 is unperturbed wave function. Next, I am going to compare power of lambda. So, अगर हम H नॉट को यहाँ पे हमने लिखा भी है 1 to 1 H नॉट एक्टिंग ऑन दिस साइन 1, लैम्डा मिलेगा वहां से, एक भी अगर एक्ट करे साइन 0 पे, सो दो टर्म यहाँ पे हमें मिला है। सिमिलरली अगर हम En 0 यहाँ पे साइन 1 के साथ आएगा और En 1 साइन 0 के साथ आएगा। सो नाउ आवर एम इज टू जस्ट, अगर हमें पता है कि साइन 0 के बारे में पता है कि साइन 0 अगर हम ब्रैकेट में रखें तो इज इक्वल टू 1 होगा, बट साइन 1 के बारे में हमको ज्यादा आइडिया नहीं है। जैसे कि हमने फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन लिया तो साइन 1 क्या हो,
लेकिन हम जानते हैं क्वांटम मैकेनिकली हम किसी भी स्टेट्स को एज ए समेशन ऑफ अदर स्टेट्स लिख सकते हैं। तो साई एन वन को हमने समेशन ऑफ साई आई जीरो के फॉर्म में, मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर परटर्वेशन है उसको जीरोथ ऑर्डर परटर्वेशन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे साई एन वन के लिए, सी आई एन वन यहाँ पर रखा कि हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए कांस्टेंट ले रहे हैं, साई आई एन वन साई आई जीरो, हम इसको अपने इक्वेशन में रखेंगे और साइज जीरो से इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे। जब हम साइज जीरो से इनर प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगा। कैसे? सो एच नॉट हम जब साई आई जीरो पे रखेंगे तो यहाँ से ई आई जीरो मिलेगा हमें, एंड साइज जीरो साई आई जीरो डेल्टा आई जे, और डेल्टा आई जे समेशन ओवर आई करेंगे तो यहाँ से समेशन खत्म होगा और हमारे पास ये टर्म बनेगा सी जे एन ई जे जीरो। सिमिलरली सारे टर्म्स हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ पे एन जीरो और एन वन जो है राइट हैंड में साइड में वो कांस्टेंट है, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साई जीरो को, वो एक्ट नहीं कर रहे हैं कहीं भी। Okay, so now we have two conditions, either this j is equal to n or j is not equal to n. So first केस हमने लिया है कि अगर हमारा j equal to n है, so जब j equal to 1 लेंगे तो जो यहाँ पर राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म और लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म ये दोनों आपस में कैंसल्स होंगे और हमारे पास हमारी फर्स्ट ऑर्डर परटर्वेशन एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला मिलेगा। एंड यू सी द फर्स्ट ऑर्डर परटर्वेशन एनर्जी इज नथिंग बट the expectation value of our perturbed Hamiltonian in unperturbed wave function. psi n जीरो हमारा unperturbed wave function था। उन वेव फंक्शन के साथ जो perturbed Hamiltonian का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा वही हमारा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी होगा। सिमिलरली अगर हम ये केस लें कि j is not equal to n, then this corresponds to 0 as j is not equal to n, डेल्टा फंक्शन is going to be 0, दोनों साइड में सी जे एन, सो हम यहाँ से सी जे एन वन का वैल्यू हमें ये मिलेगा। सो हमने जैसे यहाँ पे एज्यूम किया था, लेट्स से इक्वेशन 2 सी साई एन वन इक्वल टू समेशन ओवर आई सी आई एन साई आई जीरो, सी जे एन हमें पता है, हम उसको पुट करेंगे और ये हमारा साई एन वन होगा। सो अभी तक हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने, वी ऑल नो दैट सम इज नोन एज डीजेनरेट एंड नॉन डीजेनरेट। अगर ई एन जीरो इक्वल टू ई जे जीरो होगा तो साई एन वन गोज टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि ये जो फॉर्मुलिज्म हम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ नॉन डिजेनरेट फॉर्मुलेशन के लिए हम कर रहे हैं, दे ऑल आर नॉन डिजेनरेट्स। नेक्स्ट आवर एम है कि हम डिजेनरेट करेंगे, पर अभी जो हमारा डिस्कशन है वो सिर्फ नॉन डिजेनरेट केस के लिए। So this is our En1 first order correction in energy, the equation 3, and the first order perturbation in wave function is equation 4. One can also deduce the result for second order perturbation in energy using this formula. I am not going to derive this, but yeah, this is just directly taken from Griffith's book. Just look at it, you get the result. Okay, so अगर हमें नॉन डिजेनरेट परटर्वेशन थ्योरी यूज करना है तो हम इस तीन फॉर्मूला के साथ अपने एनर्जी में करेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं वो हम पता लगा सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट एम इज टू फाइंड इफ दिस En0 is equal to Ez0, in the case psi n1 this En0 equal to Ez0. It means when we have some degenerate perturbation theory. So for degenerate perturbation theory, we first know what is, let's say, some f-fold degeneracy, two-fold degeneracy, three-fold degeneracy, four-fold degeneracy. So the degenerate perturbation theory, in degenerate perturbation theory, so वन डायमेंशन में हमें कोई भी डिजेनरेसी नहीं मिलती है, क्योंकि वन डायमेंशन में हम लेते हैं एनर्जी En is equal to n square pi square h cut square by 2m square. So there is no any degeneracy in one dimension. Let's suppose in 2D. So E, nx and ny, again same box 0 to a, we have nx square plus ny square pi square h cut square by 2ma square. The ground state corresponds to nx equal to 1 and ny is equal to 1, and we have E, nx, ny is equal to 2 pi square h cut square by 2m square.
When we are looking for first excited states, then two choices, nx is equal to 2, ny is equal to 1, and nx is equal to 1 and ny is equal to 2. And for both the cases, E nx ny is equal to 2 to the 4 and 1 5 pi square h cut square by 2m a square. And you see we have two different states corresponding the same energy. It means this is going to be the degenerate theory. और दो केसेस है इसलिए हम इसको लिखते हैं कि ये हमारा टू फोल्ड डिजेनरेट. So in two dimension infinite potential well first excited state two fold degenerate. अगर हमारा ये टू फोल्ड degenerate है then what about the wave functions? So हम यहीं पे इसको डिस्क्राइब करते हैं ऊपर. So ग्राउंड स्टेट का हमें कोई काम नहीं है. ओके. So we have two different wave functions. Let's say phi 2 1 is equal to root 2 upon a sine 2 pi x by a root under 2 by a sine pi x by a. And one is phi 1 2 that is root 2 by a sine pi x by a root under 2 by a sine 2 pi x by a. Let's say this is phi 1 and this is phi 2. Just for convenient because अगले पेज में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा phi 1 phi 2 का क्या यूज है. So हमारे पास टू फोल्ड डिजेनरेसी होगी, हमारे पास दो डिफरेंट वेव फंक्शंस होंगे phi 1 एंड phi 2. नाउ हमें फिर से निकालना है कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या होगा एनर्जी में एंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वेव फंक्शन क्या होगा. सो हम इसमें यूज करेंगे इफ En0 इज एफ फोल्ड डिजेनरेट. हम जनरल लिख रहे हैं कि हमारा एफ फोल्ड डिजेनरेसी है परटर्बेशन थ्योरी में. सो हम सेक्युलर डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करते हैं. अगर एफ फोल्ड है तो हमें एक एफ क्रॉस एफ मैट्रिक्स यहाँ मिलेगा. एफ क्रॉस एफ मैट्रिक्स होगा हमारे पास H11 माइनस En प्राइम H12 प्राइम एंड दैट इज. सो जो H11 है जैसा कि हमने कहा था कि हमारे पास टू फोल्ड डिजेनरेट होगी तो हमारे पास टू डिफरेंट वेव फंक्शन होंगे phi 1 एंड phi 2. इसलिए हमने H11 लिखा है phi 1 v. phi 1 v is again our perturbed Hamiltonian perturbed H. H13 is phi 1 phi 3 because I am using H13 because this is F cross F. If you are using only for this 2 cross 2 then if for 2 cross 2 you have only H11 minus E1 H12 H21 H22 minus E1. This is going to be 0 and H11 is nothing but phi 1 v phi 1. H12 is equal to phi 1 v phi 2. This is H1. Similarly H21 and H22. So we have a determinant equation quadratic of E1. हम यहाँ से E1 की वैल्यू निकालेंगे. जब हमें E1 मिल जाएगा, for each and every E1 we can find out what is the eigenvectors. And when we get our eigenvectors, it means we get our wave function. इसको और ज्यादा क्लियर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और भी ज्यादा इस पे क्लियरिटी मिलेगी कि हम एक्चुअली में करना क्या चाह रहे हैं और कैसे अगर हमारे पास सामने प्रॉब्लम हो तो उसे हमें कैसे टैकल करना है. सो इस डिस्कशन में हमारा एम है जस्ट पहले हम जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करना, इसलिए हमने प्रॉब्लम्स नहीं रखे हैं. पर आफ्टर वन लेक्चर या इस लेक्चर के बाद ही जो अगला लेक्चर है उस पर हम डिस्कशन करेंगे प्रॉब्लम्स के जो हमारे टाइम इंडिपेंडेंट डिजेनरेट एज वेल एज नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी के जो प्रॉब्लम्स होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिस्कशन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी. नेक्स्ट इज आवर वेरिएशनल प्रिंसिपल. सो वेरिएशनल प्रिंसिपल हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में ही पढ़ी है और वेरिएशनल प्रिंसिपल हमको क्वांटम मैकेनिक्स में ही पढ़नी है. सो क्लासिकली हमने क्या पढ़ी है? So classically
हमने ये देखा, सेवरल प्रॉब्लम में देखा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन, हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन आती है, हमने यही पढ़ा है, ब्लैकस्टोन प्रॉब्लम पढ़ा है, हमने जब वेरिएशन प्रिंसिपल पढ़ा, तो हम वहां पर क्या करते थे कि हमारा जो एक्शन था उसको हम मिनिमाइज करते थे, कि पार्टिकल वही ट्रेजेक्टरी लेगी जिसमें कि हमारा एक्शन जो होगा वो लिस्ट होगा, मिनिमम होगा। क्या ये सेम अप्रोच हम क्वांटम मैकेनिकली लगा सकते हैं कि नहीं? आंसर है हाँ, हम लगा सकते हैं। बट क्वांटम मैकेनिकली वी ऑल नो कि हम पाथ की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन है, अनसर्टेनिटी रिलेशन, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। इसलिए हम, अगर कोई कह रहा है कि हम पाथ बना रहे हैं क्वांटम मैकेनिकली, हम किसी के पार्टिकल के जो पाथ ट्रेवर्स कर रहा है उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये गलत है। ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हम पार्टिकल का, ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फेज स्पेस हमारा होता है पी और एक्स के बीच का ग्राफ है फेज स्पेस, उसके एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस और मोमेंटम एक्सिस। एट द सेम टाइम हम कोऑर्डिनेट और मोमेंटम नहीं निकाल सकते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इज इक्वल टू is always greater than equal to h cut. So there is uncertainty in x and p. So you can't draw a trajectory in phase space. तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में वेरिएशनल प्रिंसिपल को जो स्टेट करते हैं, ये कहते हैं कि हम उस वेव फंक्शन को सही मानेंगे जो वेव फंक्शन हमारे एनर्जी को मिनिमाइज करेगा। सो अगर हमारे पास हमारा h है, हैमिल्टोनियन h, अगर हमने कोई एक वेव फंक्शन लिया है साई, तो अगर इसका हम एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो ये हमारा लेट सपोज दे रहा है Eg, दिस इज नोन एज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अगर हमारा साई h साई ग्रेटर देन और इक्वल होगा Eg के, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा साई यहाँ पर करेक्ट है। हमने जो साई एज्यूम किया है वो साई हमारा सही है, या जो हमने एक ट्रिक लगाया है, एक तुक्का लगाया है साई पे, वो करेक्ट लगाया है। अगर स्टेट एग्जैक्टली हमको नोन है कि हमारा स्टेट ये है, फॉर एन एग्जांपल इन हार्मोनिक ऑसिलेटर हमको पता है कि हमारा स्टेट e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर है। अल्फा इज कांस्टेंट दैट फिक्स m e and all those things, just ignore that thing. So अगर हमारा e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर से हम लेके चलेंगे, तो जो हमारी साई है पता है कि फिक्स है, तो जब हम साई h साई निकालेंगे तो ये हमारी एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी देगी। सिमिलरली इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल भी आपको पता है कि हमारा √2/a sin n pi x by a हमारा वेव फंक्शन है, नॉन वेव फंक्शन है, तो हमें साई h साई इक्वल टू Eg दे। अगर हमें किसी पोटेंशियल के बारे में उसका एग्जैक्ट वेव फंक्शन पता नहीं है, तो क्या उसके लिए हम साई बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? कोई भी एक क्रेजी पोटेंशियल हमको दे रहा है, कोई लेट्स सपोज cos x कोई पोटेंशियल दिया, और अब पूछेगा ठीक है भाई इसके लिए बताओ कि क्या इसकी वेव फंक्शन क्या हो। सो उस कंडीशंस में हम वेरिएशनल प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम लोग जब 2-3 मेथड पढ़ते हैं तो जरूर पिछले मेथड में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो नहीं कर सकता है, उस चीजों के लिए अगली मेथड है। एंड नेक्स्ट इसमें हमारा डिस्कशन है WKB, जहां वेरिएशनल प्रिंसिपल नहीं यूज कर सकते हैं वहां हम WKB यूज करेंगे। सो इंडिपेंडेंट परटर्बेशन क्या करता है कि हमारा नोन है पोटेंशियल की ये पोटेंशियल है, उसमें हमने छोटा सा चेंज किया, परटर्ब किया उसको, हमारा लाइफ जा रहा है, हमने एक परटर्बेशन बीच में लाइफ में दिया कि एक साल गैप मार दिए, जैसे कोरोना ने हमारा लाइफ में एक परटर्बेशन डाला है, बहुत अच्छे से लाइफ चल रही थी, कोरोना आया सारे को चेंज करके छोड़ दिया। वेरिएशनल प्रिंसिपल कहता है कि ठीक है आपको h पता है कि ये हमारा h है, पोटेंशियल पता है, कोई पोटेंशियल कोई पूछ सकता है सामने से, उसके लिए हमारा वेव फंक्शन कैसा हो, एनर्जी कितनी हो। सो हम क्या करेंगे, उसके लिए अपने एनर्जी को मिनिमाइज करेंगे। सो इन जनरल हम लिखते हैं कि साई h साई माइनस Eg is always greater than equal to 0. So let us prove this statement कि जो हम लिख रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। So ये हमें पता है कि ये जब एक्ट करता है साई n पे तो हमें मिलता है En साई n। इन हिल्बर्ट स्पेस हम लिख सकते हैं कि साई n इज सम ओवर n Cn साई n, और नॉर्मलाइजेशन मस्ट है, किसी भी फंक्शन का एक्सेप्टेबल होने के लिए और नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। सो साई n इज इक्वल टू 1।
समेशन ओवर m समेशन ओवर n cm स्टार cn, cm स्टार आ रहा है हमारा m वाले स्टेट से और n cn n स्टेट से. So we have modulus of n cn square and this is equal to 1. Now let's find out the expectation value of h in this psi. So psi m h psi n, cm star psi n, m h n. H acting on n will give en. n एक कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे हमें जस्ट mn डेल्टा mn. समेशन ओवर m है, समेशन ओवर n है, किसी एक पर सम m पे सम किया, सो m is equal to n पुट करेंगे, we have cn square en. This en is nothing but e0 plus e1 plus dot dot dot, all the e's are there. So अगर हम सिर्फ e0 कर लेंगे, so always less than equal to होगा, जो हमारा एक्चुअल एक्सपेक्टेशन होगा इन nth स्टेप. And this e0 is nothing but our eg. So this h is going to be less than h is greater than equal to e0 and this is equal to ez. So finally we can write this statement as the following, that psi h psi is greater than equal to ez. So this is all for today. Next time I will discuss one problem of this operational principle, how to apply this theory, and then we discuss the WKB approximation, and also as I discussed yesterday कि हम फिर 2-3 लेक्चर अपने प्रॉब्लम्स पे रखेंगे. होपफुली नेक्स्ट वीडियो हम जो अभी तक डिस्कस किए हैं उस पे कुछ प्रॉब्लम्स रखें कि ये पैरेलली हमें पता लगे कि हमने क्या कर रहे हैं और कैसे हमें थ्योरी को लगाना है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे. ओके, एंजॉय.